गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे अपना पाठ 2 वर्ण विचार और उच्चारण। अब तक हमने पाठ में पढ़ा वर्ण क्या होते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड न हो सके वर्ण कहलाती है। वर्णों के भेद स्वर और व्यंजन, स्वरों के भेद ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, स्वरों का प्रयोग, स्वर का प्रयोग स्वतंत्र रूप से व्यंजनों के साथ मिलाकर, स्वरों के बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। इन सब के बारे में हमने पढ़ा। आगत ध्वनियाँ क्या होती हैं ये जाना। व्यंजन वर्ण, व्यंजन माला, व्यंजनों के प्रकार, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, इनके बारे में जाना। और आज हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर ये क्या होते हैं। संयुक्त व्यंजन जिन व्यंजनों को मिलाकर एक स्थायी रूप दे दिया गया है वे तो संयुक्त व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन स्थायी रूप क्या मिला है? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये सारे क्या हैं? संयुक्त व्यंजन हैं। परंतु जब किन्हीं दो व्यंजनों को जोड़कर लिखा जाता है तब वे संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जो दो व्यंजन होते हैं अलग अलग, एक स्वर रहित होता है, एक स्वर सहित होता है, जब इन दोनों का मेल होता है तो वो क्या बनता है? संयुक्त अक्षर बन जाता है। जैसे पक्का, ध्यान, विद्या, वक्त। तो इसमें एक स्वर रहित है, स्वर रहित मतलब स्वर के बिना, और एक स्वर सहित है। ठीक है, जब एक स्वर रहित व्यंजन का किसी दूसरे स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तो वो क्या बन जाता है? संयुक्त अक्षर बन जाता है। तो संयुक्त अक्षर कहलाता है। ठीक, अब यहाँ देखिए, जब एक ही व्यंजन को मिलाकर लिखा जाता है तो उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। एक जैसे एक समान व्यंजन होते हैं, उसमें से एक व्यंजन स्वर रहित होता है और एक व्यंजन स्वर सहित होता है। उन दोनों को अगर मिलाकर लिखा जाता है तो वो क्या हो जाता है? द्वित्व व्यंजन। द्वि का मतलब दो बार। ठीक, तो जैसे यहाँ पर एक है स्वर रहित आधा त और एक स्वर सहित पूरा त, आधा त और पूरा त, तो इससे शब्द बन जाएगा कुत्ता। आधा ब और पूरा ब, दोनों समान व्यंजन हैं, एक ही जैसे व्यंजन। ठीक है, दो बार आए हैं लेकिन एक आधा है एक पूरा है, तो इसे क्या कहते हैं हम? द्वित्व व्यंजन। ठीक, अब आगे देखिए संयुक्त अक्षरों को लिखने की विधि। अब संयुक्त अक्षरों को लिखने की विधि देखिए। किसी व्यंजन के साथ लगी खड़ी रेखा, इस तरह से खड़ी रेखा को पाई कहते हैं। जिन व्यंजनों में खड़ी पाई होती है उन्हें अन्य व्यंजनों के साथ संयुक्त करते समय उनकी पाई हटा दी जाती है। किसी व्यंजन के साथ लगी खड़ी रेखा को हम पाई कहते हैं। किसी भी, जैसे ये ख है, ख में ये एक खड़ी रेखा खींची गई है ना, इसे हम कहते हैं पाई। ठीक है, ग में यहाँ पर इस तरह से लगा हुआ है ना, ये सब पाई। तो किसी व्यंजन के साथ लगी खड़ी रेखा को हम पाई कहते हैं। जिन व्यंजनों में खड़ी पाई होती है उन्हें अन्य व्यंजनों के साथ जब हम संयुक्त करते हैं, यानी कि जब हम मिलाते हैं दूसरे व्यंजनों के साथ, तो उसकी पाई हटा देते हैं। पाई को हटा देने पर, जैसे यहाँ पर अच्छा शब्द है, अच्छा, इसमें अ और च के साथ ऐसे पाई होती है ना, ये जब हमने दूसरे व्यंजन के साथ इस च को मिलाया तो इस च की इस पाई को हटा दिया, तो आधा च इस तरह से लिखेंगे। अच्छा, बच्चा, सच्चा। ठीक, तो इस वाक्य में वर्ण च की पाई हटा दी गई है। इन सब में च की पाई हटा दी गई है और ये आधा व्यंजन दिख रहा है। ठीक, अब है हलंत। हलंत लगाकर जो व्यंजन खड़ी पाई वाले नहीं हैं, अब जिनके अंदर जो भी व्यंजन खड़ी पाई के साथ नहीं बनते, जैसे द, ट, हाँ, इस तरह से, इस तरह के जो व्यंजन होते हैं इनके नीचे हम क्या लगाते हैं?
इन्हें आधा दिखाने के लिए हलंत। इनको तो हम आधा इस तरह से या इस तरह से ऐसे कुछ ऐसे तो नहीं लिख सकते, तो जो इनको आधा दिखाने के लिए हमें इसके नीचे हलंत लगाना होता है। जैसे जो व्यंजन, अब एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। जो व्यंजन खड़ी पाई वाले नहीं हैं उनके नीचे हलंत लगाकर दूसरे व्यंजन के साथ बोला जाता है। जैसे शुद्ध, शुद्ध, ध। यहाँ पे श के नीचे छोटे ऊ की मात्रा, द आधा और ध पूरा, शुद्ध। विद्या, विद्या इत्यादि। अब है घुंडी हटाकर। अब ऐसे कुछ व्यंजन हैं जो कि इस तरह से, ये घुंडी, इसको कहते हैं घुंडी। क में इस तरह लगा होता है, ये घुंडी होती है। फ में भी इस तरह से ये घुंडी होती है। तो क और फ व्यंजन घुंडीदार व्यंजन होते हैं। इनकी घुंडी हटाकर सामने वाले व्यंजन से जोड़ दिया जाता है। जैसे पक्का, जब पक्का लिखने चलते हैं, क को आधा लिखने के लिए उसकी घुंडी को हटा देते हैं। घुंडी हट गई तो ये ऐसे रह जाता है। इसी तरह रफ्तार, भक्त, दफ्तर आदि। अब है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या है? इसके अंदर स्वर और व्यंजन का अंतर समझ में आने और मात्राओं का ज्ञान होने पर किसी भी शब्द के छोटे से छोटे टुकड़े करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जब हमें स्वर और व्यंजन का अंतर पता चल जाता है और मात्राओं का ज्ञान हो जाता है तो हम किसी भी शब्द के छोटे से छोटे टुकड़े कर सकते हैं और वो टुकड़े क्या होते हैं? वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे यहाँ पर बरसात, अब इसके टुकड़े करने हैं, वर्ण विच्छेद करना है। तो ब पूरा है, ब में अ स्वर जुड़ा हुआ है, तो ब और अ, ब में से स्वर बाहर गया तो इसी ये हलंत लगाकर हम दिखाएंगे। ब प्लस अ, र प्लस अ, स में आ स्वर जुड़ा है तो स में हम आ स्वर लगाएंगे और त में अ स्वर लगाएंगे, बरसात। इस तरह से वर्ण विच्छेद करेंगे। अब इसी तरह बूंद, ब में बड़े ऊ की मात्रा और अंग, बड़े ऊ स्वर बाहर निकल गया और अंग, अनुनासिक और फिर द में अ। ठीक है। अब है वर्णों का उच्चारण। वर्णों का उच्चारण बड़े ध्यान से किया जाना चाहिए। जैसे लिखा है वैसे ही पढ़ा जाना चाहिए। जब हम किसी वर्ण को पढ़ते हैं बहुत ही ध्यान से उसे पढ़ना चाहिए। जैसा वो लिखा गया है ठीक उसी तरह उसको पढ़ना चाहिए। उच्चारण उसका सही होना चाहिए। पहला नियम देखिए यहाँ पर, पंचमाक्षर नियम। पंचमाक्षर नियम में क्या है? स्पर्श व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग के पहले 4 व्यंजन, ये सारे स्पर्श व्यंजन हैं। तो स्पर्श व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग के पहले 4 व्यंजन, ये 4 व्यंजन, 4 व्यंजनों को अनुस्वार के साथ बोलने पर, अगर इनके ऊपर अनुस्वार लगा है, यानी इनके ऊपर अनुस्वार लगा है तो क्या होता है? ध्वनि उसी वर्ग के 5वें अक्षर की आनी चाहिए। ये 5वें अक्षर की ध्वनि आनी चाहिए। जैसे कंग, क के ऊपर अनुस्वार लगा है और कंग घा, तो ये अंग जो है, यहाँ देखो अंग की आवाज आ रही है, ये क ख ग घ अंग। अब इसी तरह चंचल, चंचल, च के ऊपर अनुस्वार लगा है, इस अनुस्वार की ध्वनि कैसी है? इया की तरह। अंडा, अ के ऊपर ये अनुस्वार और इसकी ध्वनि कैसी है? ड़ की तरह। नंद, ये नंद, इस अनुस्वार की ध्वनि कैसी है? इस न की तरह है। ठीक है, ये पंचम अक्षर है, पंचमाक्षर नियम। इसी तरह पम प, म की आवाज आ रही है, इस अनुस्वार से म की आवाज आ रही है। प के ऊपर अनुस्वार लगा है और अंतिम वर्ण पंचम अक्षर की ध्वनि इस अनुस्वार से निकल रही है। तो पहला नियम यह होना चाहिए कि स्पर्श व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग के पहले 4 व्यंजनों को अनुस्वार के साथ बोलने पर ध्वनि उसी वर्ग के 5वें अक्षर की आनी चाहिए।
दूसरा देखिए, ड, ड़, ढ, ढ़ के उच्चारण पर ध्यान देना जरूरी है। क्या है? ड, ड़, ढ, ढ़, इनके उच्चारण पर ध्यान देना जरूरी है। जैसे ढक्कन, ढोल, पढ़ाई, लड़ाई, सड़क, डमरू, बाढ़ आदि। अब र और री की मात्रा की ठीक से पहचान होनी चाहिए। जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं या वर्णों का उच्चारण करते हैं तो इन नियमों को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। र और री की मात्रा की ठीक तरह से पहचान होनी चाहिए। जैसे कृष्ण, इसमें क के नीचे री की मात्रा लगी है। कृष्ण को री के साथ बोलेंगे और प्रांतीय प्रभावों के कारण कृष्ण या कृष्ण न बोलें। अब कृष्ण को प्रांतीय प्रभावों के, प्रांतीय मतलब जो आप जिस प्रांत में रहते हैं वहां पे जैसी भाषा होती है उसके अनुसार लोग उच्चारण करते हैं। तो कृष्ण, यहाँ पे कृष्ण लिखा है तो इसे कृष्ण न बोलें और ना ही कृष्ण बोलें। तो ये क्या है? कृष्ण, इसका उच्चारण कृष्ण ही होगा, न कृष्ण होगा न कृष्ण होगा। ठीक। अब चौथा देखिए, स्वर रहित व्यंजनों को बिना स्वर के ही पढ़ा जाना चाहिए। जैसे वक्त, भक्त, सख्त, ये स्वर रहित, बीच में जो है स्वर के बिना वाले व्यंजन है, स्वर रहित व्यंजन है। तो इनका उच्चारण करते समय ध्वनि जो है निकलती है वो बिल्कुल ऐसी निकलनी चाहिए कि हम इन्हें सही ढंग से पढ़ें। ऐसी ध्वनि होनी चाहिए। ये नहीं कि वक्त लिखा है तो वक़्त पढ़ें, भक्त लिखा है तो भकत पढ़ें, सख्त लिखा है तो सखत पढ़ें, ऐसे नहीं पढ़ना। वक्त, भक्त, सख्त, तो इसमें वक्त में क स्वर रहित है, भक्त में क स्वर रहित है, तो इसे भगत पढ़ना गलत है। उच्चारण की अशुद्धियां स्थानीय प्रभावों और असावधानी के कारण ही पैदा होती हैं। बिल्कुल सही। जब हम किसी भाषा का उच्चारण गलत करते हैं तो वो वहाँ के प्रांत का प्रभाव होता है या कुछ असावधानी होती है जो बोलने में आप असावधानी करते हैं, उनके कारण उच्चारण गलत हो जाता है। अब है, हिंदी में ज्ञ का उच्चारण अक्सर ज्ञ के समान होता है। ये जो ज्ञ लिखा है, लेकिन जब हम इसको अलग करते हैं तो ज प्लस इय क्यों करते हैं? संस्कृत में इसका उच्चारण ज्ञ होता है, इसको हम संस्कृत में ज्ञ पढ़ते हैं। ठीक। हिंदी में ज्ञ और संस्कृत में ज्ञ होता है। अब है नुक्ता। नुक्ता उर्दू, अरबी, फारसी के शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़ा जाना चाहिए। इनमें नुक्ता लगते ही शब्द का अर्थ बदल जाता है। बिल्कुल ठीक। जब ये दो शब्द हैं यहाँ पे, राज और राज, राज होता है राज्य और राज यानी रहस्य। जरा और जरा, जरा बुढ़ापा और जरा मतलब थोड़ा, ये हमने पहले भी पढ़ा ना। तो यहाँ नुक्ता लगने पर बिल्कुल शब्द का अर्थ बदल जाता है। तो इन शब्दों के उच्चारण में भी सदैव ध्यान रखना चाहिए कि इसे किस तरह से बोला जाता है। तो आज हम यहीं तक अपना पाठ करेंगे। अगली वीडियो में हम आगे के पाठ को पढ़ेंगे।